In 1900, at the age of 21, Albert Einstein was a university graduate. और 1900 की बात है, जब अल्बर्ट आइंस्टाइन 21 वर्ष के थे, 21 साल के थे, तो उस समय क्या हुआ, वो यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट बन चुके थे एंड उनके पास कोई काम नहीं था, बेरोजगार थे वो। ही वर्कड एज ए टीचिंग असिस्टेंट। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, टीचिंग असिस्टेंट के तौर पे काम किया। ये प्राइवेट लेसन्स, यहाँ तक कि प्राइवेट लेसन्स यानी घरों पे जाके, जिसे आज के टाइम में ट्यूशन्स वगैरह काफ़ी पॉपुलर है, कुछ उसी तरीके से लोगों के घरों पे जाके पढ़ाया उन्होंने। एंड फाइनली सिक्योर्ड अ जॉब इन 1902। फाइनली उनको 1902 में जॉब मिली एज ए टेक्निकल एक्सपर्ट इन द पेटेंट ऑफिस इन बर्न। और जॉब किस बात की मिली, टेक्निकल एक्सपर्ट की, कहाँ पे, पेटेंट ऑफिस में। तो पेटेंट ऑफिस वो जगह होती जहाँ पे कोई अपने इंटेलेक्चुअल वर्क का, यानी अगर आपने कोई साइंटिफिक इन्वेंशन बनाया है तो उसका जो कॉपीराइट लेते हो, कहाँ से हम लेते हैं, पेटेंट ऑफिस से लेते हैं। और कहाँ पे इनको जॉब मिली, बर्न में। तो बर्न एक सिटी है स्विट्जरलैंड की, जो कि आरे नाम की नदी के किनारे जो है बसा हुआ शहर है। While he was supposed to be assessing other people's inventions, जब वो क्या नाम है बाकी दूसरे लोगों के इन्वेंशंस को क्या कर रहे थे, एसेस कर रहे थे, इवेलुएट कर रहे थे, आइंस्टाइन वाज एक्चुअली डेवलपिंग हिज ओन आइडियाज। आइंस्टाइन क्या कर रहे थे, अपने खुद के आइडियाज भी डेवलप कर रहे थे। मतलब उनके पास बहुत ढेर सारे जो है चीजें आती थी पेटेंट करने के लिए, और जो है उनको जो है जब वो देखते थे तो उनके साथ साथ उनके मन में भी अपने आइडियाज जो है धीरे धीरे जनरेट हो रहे थे इन सीक्रेटली ये सब हो रहा था। He is said to have jokingly called his desk drawer at work the Bureau of Theoretical Physics। यहाँ तक कि वो क्या नाम है मजाक में कहा करते थे कि क्या नाम है उनका जो डेस्क ड्रॉर है जिसपे वो बैठ के लिखते हैं, जिसपे वो काम करते हैं, वो एक्चुअली में क्या है, ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स है। क्या है वो, ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल। ब्यूरो का मतलब एक ऐसी टेबल, एक ऐसा डेस्क जो राइटिंग डेस्क के साथ साथ उसमें क्या हो, ड्रॉवर्स भी हो जिसमें कुछ रखा जा सके। तो अपनी उस टेबल को क्या कहते थे, ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स। वन ऑफ द फेमस पेपर्स ऑफ 1905 वाज आइंस्टाइंस स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी अकॉर्डिंग टू विच टाइम इज रिलेटिव। और एक सबसे फेमस पेपर जो आइंस्टाइन का पब्लिश होता है 1905 में, जिसे हम क्या कहते हैं, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। उसे एक्चुअली में उसमें उन्होंने क्या कहा था, समय क्या है, रिलेटिव चीज है, मतलब रियल चीज नहीं है। उन्होंने टाइम एंड डिस्टेंस दोनों के बारे में कहा। टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट, इंडीड टू perfectly accurate clocks will not continue to show the same time if they come together again after a journey। तो उन्होंने कहा कि एक्चुअली समय और डिस्टेंस दोनों ही क्या है, रिलेटिव टर्म है। मतलब आज के टाइम में जब हम बातें करते हैं कि क्या नाम है, ये 7 बज गया है, 8 बज गया है, या फिर जो है हम 10 किलोमीटर जाते हैं, 20 किलोमीटर जाते हैं, तो एक्चुअली में ऐसा कुछ होता नहीं है, इसमें कोई रियलिटी नहीं है। वही जगह हो सकता है किसी जगह से 10 किलोमीटर हो, पर हो सकता है किसी दूसरी जगह से 15 किलोमीटर, हो सकता है किसी दूसरी जगह से 100-200 किलोमीटर भी हो सकती है। मतलब उसकी डिस्टेंस बाकी जगहों से वेरी कर रही है। मतलब ये उसके लिए कोई फिक्स वैल्यू नहीं है। मतलब क्या है, वो रिलेटिव टर्म है। मतलब अगर एक के बारे में हम जानते हैं तभी उसके बारे में उसकी कोई वैल्यू हम दे सकते हैं। अगर एक के बारे में हमको कोई जानकारी नहीं है तो हम उसके बारे में कोई दूसरी वैल्यू नहीं दे सकते। मान लेते हैं हम बनारस एंड दिल्ली की बातें करें, तो अगर हम बनारस की पोजीशन को जानते हैं तभी हम दिल्ली की पोजीशन को की डिस्टेंस को जो है बता पाएंगे। अगर हमको बनारस की पोजीशन नहीं पता है तो हम दिल्ली की पोजीशन को उसके रिलेटिव नहीं बता पाएंगे। तो ये एक्चुअली में क्या था, डिस्टेंस के बारे में। उसी तरीके से टाइम के बारे में उन्होंने कहा कि टाइम भी क्या है, एक रिलेटिव टर्म है। मतलब अगर दो घड़ियां एक साथ चलना शुरू करें और उनमें से एक की सुई थोड़ा तेज चले और एक की सुई थोड़ा धीरे चले, और कुछ समय बाद जब दोनों घड़ियां फिर से उसी जगह पे आए तो दोनों में मतलब उसी पोजीशन में आए जिस पोजीशन में उन्होंने स्टार्ट किया था, तो दोनों एक समय नहीं दिखाएंगे, दोनों में समय क्या होगा, अलग अलग होगा। ये एक्चुअली में क्या कहलाती है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। If one of them has been moving very fast relative to the other, from this followed the world's most famous formula which describes the relationship between mass and energy। और इसी से एक दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जिसको कहा जाता है इक्वल टू mc², जो निकल के आया। ठीक है, in this mathematical equation, E stands for energy and m for mass and c for the speed of light which is 3 lakh km per second in vacuum।
व्हेन यू सिट विद अ नाइस, तो और आइंस्टाइन ने इसके बारे में एक बढ़िया सा एक एग्जाम्पल भी दिया और काफी अच्छा एग्जाम्पल भी है। आइंस्टाइन ने कहा कि व्हेन यू सिट विद अ नाइस गर्ल फॉर 2 आवर्स इट सीम्स लाइक 2 मिनट्स। कहता है कि खूबसूरत सी लड़की के साथ अगर आप 2 घंटे बिताते हैं, 2 घंटे बैठ जाते हैं, उससे बात करने में पता ही नहीं चलेगा कि 2 घंटे कैसे बीत गए और वो 2 घंटे आपको 2 मिनट के बराबर लगेंगे। वेन यू सिट ऑन अ हॉट स्टोव फॉर 2 मिनट्स, लेकिन अगर आप किसी गर्म स्टोव पे 2 मिनट के लिए बैठ जाएंगे तो वो 2 मिनट 2 घंटे के बराबर लगेंगे। इट सीम्स लाइक 2 आवर्स, दैट्स रिलेटिविटी। और उन्होंने कहा कि ये क्या है, रिलेटिविटी। मतलब हम चीजों को अपने माइंड में कैसे कैलकुलेट करते हैं वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो एक्चुअली उस चीज से हमारा जुड़ाव, उस चीज से हमारा लगाव, इन सब बातों पे भी डिपेंड करता है। तो ये क्या कहलाया, उन्होंने क्या कहा कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है। आगे देखते हैं। While Einstein was solving the most difficult problems in physics, his private life was unraveling। और जब आइंस्टाइन बिजी थे फिजिक्स के बहुत सारे सवालों के जवाब ढूंढने में, उनकी जो पर्सनल लाइफ थी, प्राइवेट लाइफ थी, वो धीरे धीरे बिखर रही थी, अनरेवल हो रही थी। अल्बर्ट हैड वांटेड टू मैरी मिलेवा। अल्बर्ट की जो जिस फ्रेंड के बारे में हमने बात की थी, मिलेवा, वो उनसे शादी करना चाहते थे। राइट आफ्टर फिनिशिंग हिज स्टडीज, यहाँ तक कि अपनी पढ़ाई के तुरंत बाद ही उनसे शादी करना चाहते थे। बट हिज मदर वॉज अगेंस्ट इट, लेकिन उनकी माँ ऐसा नहीं चाहती थी। शी थॉट मिलेवा हु वाज 3 years older than her son was too old for him। वो सोचती थी कि मिलेवा जो कि उनके बेटे से 3 साल बड़ी हैं, वो काफी ज्यादा बड़ी हो जाएंगी उनके बेटे के लिए और ये अच्छा नहीं होगा। शी वॉज ऑल्सो बदर्ड बाई मिलेवाज इंटेलिजेंस। और जो सबसे बड़ी बात उनको परेशान करती थी वो क्या थी, मिलेवा की इंटेलिजेंस थी। मतलब मिलेवा बहुत ही बुद्धिमान थी और वो ये बात उनको पसंद नहीं थी। वो ये नहीं चाहती थी कि घर में जो है दो बुद्धिमान लोग एक साथ रहें और फिर उनकी कोई न सुने। सी इज अ बुक लाइक यू। और यहाँ तक कि वो ये भी कहती थी कि वो एकदम तुम्हारी तरह, बुक की तरह है। तुम भी बुक में खोए रहते हो, वो भी बुक पे खोए रहती है। तो हम घर में ऐसे लोगों को रख के करेंगे क्या, इंसानों की जरूरत है यहाँ पे। हिज मदर सेड आइंस्टाइन पुट द वेडिंग ऑफ। और इस तरीके से उन्होंने, उनकी माँ ने जब मना किया, अपनी जो है अनविलिंगनेस शो की उन्होंने, तो आइंस्टाइन ने क्या किया, अपनी शादी को कैंसिल कर दिया। द पेयर फाइनली मैरिड इन जनवरी 1903। और फाइनली 1903 में दोनों ने शादी भी कर ली एंड हैड 2 sons। और उसके बाद उनके 2 बच्चे हुए। बट अ फ्यू ईयर्स लेटर द मैरिज फाल्टर्ड। लेकिन कुछ ही सालों बाद क्या हुआ, दोनों की शादी में फिर से जो है कुछ दिक्कतें, कुछ परेशानियां आने लगी और शादी उनकी क्या हुई, टूट गई। मिलेवा मीनवाइल वाज लूजिंग हर इंटेलेक्चुअल। और इस दौरान क्या करी थी मिलेवा, एक्चुअली में अपनी बुद्धिमत्ता को खो रही थी। मतलब वो धीरे धीरे बहुत ही अन इंटेलेक्चुअल सी बातें करने लगी थी। उसका एम्बिशन भी एकदम खत्म हो चुका था, वो एक हाउसवाइफ बन चुकी थी एंड बिकमिंग एन अनहैप्पी हाउसवाइफ। और धीरे धीरे क्या हो गई, एक अनहैप्पी हाउसवाइफ बन रही। आफ्टर इयर्स ऑफ कांस्टेंट फाइटिंग द कपल फाइनली डाइवर्स्ड इन 1919। और मतलब 1903 में उनकी शादी हुई थी और 1919 यानी लगभग 16 साल उनकी शादी चली। और कांस्टेंट फाइटिंग की वजह से क्या हुआ, उनकी शादी जो है टूट गई और उन्होंने डाइवर्स ले लिया 1919 में, डिवोर्स ले लिया। आइंस्टीन मैरिड हिज कजिन एल्सा द सेम ईयर। और उसी साल उन्होंने अपनी कजिन एल्सा से शादी कर ली। तो कजिन हो सकता है कोई जो है दूर के रिश्तेदार की लड़की रही हो। आइंस्टाइंस आइंस्टीन्स न्यू पर्सनल चैप्टर कोइंसाइडेड विद हिज राइज टू वर्ल्ड फेम। और उनकी जीवन का एक नया चैप्टर जो है कब शुरू होता है, 1915 में, जब वो दुनिया भर में फेमस हो जाते हैं। इन 1915 ही हैड पब्लिश्ड हिज जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। और 1915 में उन्होंने अपनी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को पब्लिश किया, विच प्रोवाइडेड अ न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेविटी। जिसने क्या किया, ग्रेविटी को एक नया जो है इंटरप्रिटेशन दिया। मतलब एक ग्रेविटी की नई जानकारी, नया एग्जाम्पल, नए जो है नए तरीके से उन्होंने ग्रेविटी को समझाने की कोशिश की। एन एक्लिप्स ऑफ द सन इन 1919 ब्रॉड प्रूफ दैट इट वाज एक्यूरेट। और जब 1919 में एक एक्लिप्स होता है, यानी जिसे हम ग्रहण भी कहते हैं, उसकी वजह से क्या हुआ, उनकी जो थ्योरी होती है वो क्या हो जाती है, प्रूव भी हो जाती है। आइंस्टाइन हैड करेक्टली कैलकुलेटेड इन एडवांस द एक्सटेंट टू विच द लाइट फ्रॉम फिक्स्ड स्टार्स वुड बी डिफ्लेक्टेड। उन्होंने एडवांस में ही कैलकुलेट करके बता दिया था कि जो स्टार्स हैं उस समय एक्लिप्स के टाइम पे कितनी लाइट जो है रिफ्लेक्ट करेंगे अर्थ की तरफ। और ये जो है बहुत ही बड़ी बात थी। ठीक है, द सन्स ग्रेविटेशनल फील्ड, सन की ग्रेविटेशनल फील्ड के जरिए।
द न्यूज़पेपर्स प्रोक्लेम्ड हिज वर्क एज अ साइंटिफिक रिवोल्यूशन, और न्यूज़पेपर्स में उनकी काम को जो है साइंटिफिक रिवोल्यूशन करार दे दिए गया। और सच में उनके काम जो है क्या थे, साइंटिफिक रिवोल्यूशन ही थे। उन्होंने जो कुछ भी किया उसकी वजह से आज दुनिया इतनी तेजी से बदल गई है कि उनके काम को साइंटिफिक रिवोल्यूशन कहना एकदम